एक दिया तुम्हारा और एक लो है मेरी, टल जाएगी काली रात अंधेरी। हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे। टूटेंगे नहीं नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। कह दो हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। कह दो जिनके रिश्ते गहरे गहरे होते हैं, उनके दोनों पंख सुनहरे होते हैं। दूरी उनको और पास ले आती है। और उड़ान भी और खास हो जाती है। हम बिखरा एक संसार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। कह दो हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। कह दो वो दिए जो तूफानों से शर्त लगाते हैं, इतिहास के पन्ने उनको ही दोहराते हैं। हम मन से बस उनको ही सलामी देते हैं। खुद से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज है अंधकार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। कह दो
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित गोयल एचडीएफसी बैंक की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका आभारी हूं कि आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस वेबिनार के लिए जुड़े हैं। आज इस वेबिनार में हमारे साथ एचडीएफसी बैंक के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर राजेंद्र बब्बर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड बीबीएच मिस्टर अरुण मेहंदी रत्ता एंड उनके साथ सर्कल हेड मिस्टर संजीव कौशिक एंड मिस्टर अंकित सूद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के हमारे मेन गेस्ट हैं करनाल यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर विजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब को मिट्टी और जल संरक्षण का 38 इयर्स का विशाल अनुभव है। वह हरियाणा और पूरे भारत के किसानों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। भारत और विश्व स्तर पर किसानों की प्रगति में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। डॉक्टर साहब को उनके पीएचडी रिसर्च के लिए कॉमनवेल्थ से सम्मानित भी किया गया है। सो आई वेलकम डॉक्टर विजय अरोड़ा। Thank you. Welcome, sir. So to start with, I request Mr. Jinder Babbar to share views. Sir. Yeah. So good morning to everyone. बेसिकली मैं जिस एरिया से हम वेबिनार कर रहे हैं तो मैं उसी एरिया से हूँ, मैं पंजाब से हूँ। सो हमने सोचा अभी लॉकडाउन में बेसिकली हम कैसे फार्मर की हेल्प कर सकते हैं, क्या हम उनको नॉलेज दे सकते हैं ताकि फ्यूचर के लिए हम और प्रगति करें। तो हमने पहला जो वेबिनार था वो पंजाब में शुरू किया था, जिसमें काफी फार्मर ने पार्टिसिपेट किया था और फार्मर ने काफी नॉलेज भी जो है गेन किया था। अगर आप वो वेबिनार का वो वीडियो देखना चाहते हो देख भी सकते हो, क्योंकि उसमें क्लियरली पैडी के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था कि पैडी को डायरेक्टली कैसे उसको प्लांट करना है, जिससे पानी की काफी बचत होती है। तो उसी बेसिस पे फार्मर की फीडबैक के बेसिस पे हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर से, डीन से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी बात मान रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर विजय अरोड़ा ने एग्री किया कि मैं भी आपके साथ जुड़ता हूं और फार्मर की हम हेल्प करेंगे और हम आपको सॉइल कंजर्वेशन के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस फार्मर के साथ शेयर कर सकता हूं। एचडीएफसी बैंक पंजाब में हमारी काफी ब्रांचेस हैं और मैक्सिमम अगर आप ब्रांचेस देखोगे आप तो रूरल इंडिया में है। एचडीएफसी बैंक का जो मेन फोकस है कि रूरल फार्मर की हमारी सेवा की जाए, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा और बाकी जितनी भी जिले हैं उन सभी में हमने इतनी मैन पावर रखी हुई है कि हम आपके घर पे पहुंच के आपको लोन दे सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी समय एचडीएफसी बैंक से अगर कभी भी आपको लगता है कि मेरे को और नॉलेज चाहिए या मेरे को ये हेल्प चाहिए, तो आप बेझिझक एचडीएफसी बैंक के किसी भी आरएम से, किसी भी ब्रांच में जाके उनसे आप मदद मांग सकते हो। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी स्कीम्स चलाई हैं। रिसेंटली जो एक स्कीम आई है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें आप हार्वेस्टिंग के बाद अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग करना चाहते हो, जैसे कि अभी चेंजेस हो रहा है, तो आप सारे उसके लिए भी लोन ले सकते हो। आप हमारे अच्छे कस्टमर हो, इसलिए आप अगर और भी ग्रो करना चाहते हो, और भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो हम हमेशा आपको लोन देने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज आपका भी टाइम काफी कीमती है। तो मैं डॉक्टर विजय को हैंड ओवर करता हूं सो दैट वो हमें सॉइल के बारे में एक अच्छी नॉलेज दे सके। डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। मैं जो है मेरी बात आप ध्यान से सुन पा रहे हैं? जी जी सभी डॉक्टर मेरी साहब बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ क्लियर। तो मैं सबसे पहले जो है एचडीएफसी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रियली मैं डिलाइटेड टू हैव कमिंग हेयर बिकॉज इतनी लार्ज गैदरिंग मैंने मतलब वेबिनार में कभी नहीं अटेंड की। ये जो है
बहुत ही अच्छा रहेगा प्रोग्राम। और मैं रियली आपका थैंकफुल हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई रूबरू होने की किसानों में, जहाँ मेरी काफी रुचि है। और जो ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का काम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसका मैं आपको अपनी बात स्टार्ट करने में ये कहना चाहूंगा कि 60% जो योगदान है वो मिट्टी और पानी का होता है किसी कृषि की प्रोडक्शन के लिए। तो एक अहम विषय है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करता हूं कि वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। और नेक्स्ट प्लीज। इसको मैं ही चलाऊंगा क्या? हाँ, देखिए हो क्या रहा है, लगातार खेती जब हम कर रहे हैं, सघन खेती कर रहे हैं, तो और असंतुलित जो खादों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हम एक खाद डाल रहे हैं दूसरी नहीं डाल रहे, तो उसमें क्या हो रहा है कि असंतुलन बढ़ रहा है। इसमें जैविक पदार्थ कम हो रहे हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व हो रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो जमीन में वो कम हो रही है। तो इस बात के चलते एक हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी खादों के साथ साथ जो हम खाद्य प्रयोग करते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटाशियम हो, उसके अलावा हमें जो है देसी खादों का भी प्रयोग करना है। उसमें चाहे वो कुरड़ी की खाद है, चाहे ग्रीन मन्योरिंग है, चाहे प्रेस मड है, चाहे इनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो ये स्लाइड ये दिखा रही है कि इसमें अलग अलग पोषक तत्व हैं जो हम जो है हम इन इन मेन्योर्स में से हमें उपलब्ध होते हैं। इसमें ना केवल हमारे को पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि जो मेजर पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है। तो ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं। तो ये अलग अलग खादें हैं, जैसे कुरड़ी की खाद है, ग्रीन मेन्योरिंग है, और प्रेस मड है, गन्ने की मैली जिसे बोलते हैं, और उसका कंपोस्ट बनाते हैं। तो देखिए ये खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इन खादों के प्रयोग से क्या हो रहा है? इन खादों के प्रयोग से ना केवल हमारी जो भौतिक शक्ति है, रासायनिक शक्ति है, उसके अलावा हमारी भौतिक शक्ति या जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हम जीवाणु हम डालते हैं, वो भी इसमें उपलब्ध होते हैं। तो इन खादों में ना केवल हमें जो पोषक तत्व मिल रहे हैं, बल्कि दूसरी भी जो जमीन की हालात हैं उसमें भी सुधार आ रहा है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी खादें हैं। तो इनका प्रयोग करना चाहिए हमें। ये जो है इनका प्रयोग, जो हम खादें प्रयोग कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है उसके लिए यूरिया है, फास्फोरस के लिए डीएपी है, पोटाश के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश है। तो एक्चुअली ये लेक्चर पहले वाला आगे आ गया और दूसरे वाला पीछे चला जाएगा। चलो, अब इसमें गोबर की खाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोबर की खाद कैसे तैयार की जाती है आपको पता है? पशुओं के गोबर और मलमूत्र से, उसको सड़ाने गलाने से तैयार होती है। इसको हम पहले कहते थे भी आप ना खड्डे में डाल दो, खड्डा खोद कर, और उसमें खाद डालकर उसके बाद में पॉलीथीन के साथ इसको ढक दो, है ना। उसके बाद लेकिन अगर आप इसको, जैसे कुरड़ी पड़ी है और खाली उसको आप पॉलीथीन के साथ ढक ढक देते हैं, उसमें क्या है कि 70% मॉइस्चर होना चाहिए। तो उसको आपने पानी के साथ तर कर देना है, और उसके बाद उसके ऊपर एक पॉलीथीन, काला पॉलीथीन लेके उसको आपने ढक देना है। तो खड्डा खोदने की जरूरत ज्यादा नहीं है। पहले तो हम ये कहते थे भी खड्डा खोदो और 3 इंच की मिट्टी लगा दो, लेकिन अब ये नए प्रयोग किए गए हैं
और उसमें ये बताया है कि हम जो है ना हम केवल जो ढेर पड़ा है कुरुड़ी का उसको पानी देकर, तो उसमें होगा क्या, जो अंधेरा हो जाएगा और उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी। और किस चीज की बढ़ोतरी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अंधेरा और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो जीवाणु हैं उनके लिए ये जरूरी है। तो ये अपना काम करना शुरू कर देंगे और उस खाद को अच्छी तरह से तैयार कर देंगे। इसमें देखिए सभी तरह के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे पोटाश है, चाहे कैल्शियम है, चाहे लोहा है, चाहे मैग्नीज है, चाहे जस्ता है। तो इसको अगर आप मान लो सीधा डाल देते हैं इस गोबर की खाद को, तो उसमें क्या होगा कि दीमक जो लगने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो कच्चा गोबर का खाद आपने नहीं डालना। ये देखिए मैंने दिखाया इसमें कि एक कुरड़ी पड़ी है और उस पे हम ना काली पॉलीथीन का एक तय लगा देंगे और ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ डिफरेंट फार्मर्स को। बड़ा सिंपल मेथड, कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, इसमें खड्डा खोदने की जरूरत नहीं, कुछ उसका मिलाने की जरूरत नहीं। तो सिंपल तरीका है कि काला पॉलीथीन के साथ इसको ढक देंगे और बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। अब गन्ने की मैली है, ये एक शुगर मिल से मिलती है और शुगर मिल क्या करता है, इसमें जो जूस को साफ करने के लिए वो कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम डालता है उसके अंदर, जिससे उसका जूस साफ होकर चीनी बनती है। तो अब हम इसको, और सारा यूज नहीं होता वो जिप्सम, उसमें से कुछ पोर्शन अगर यूज होकर बाकी मैली के साथ वापस आ जाता है। तो वो क्या है, वो जिप्सम आपका एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। जहां जमीनें जो हमारी क्षारीय हैं या कलर जमीनें हैं, काफी जमीनें हमारी कलर हैं, उसमें ये गन्ने की मैली यूज हो सकती है। तो इसका इसमें क्या है कि जैसे अब हम इसको ले आते हैं और इसको सीधा फसल में डाल देते हैं, तो किसान ये कहते हैं कि इसमें गर्मी है। एक्चुअली क्या है कि उसमें एसिड है जो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता है। तो वो गर्मी जो है आपको निकालनी है और इसको ले आकर पहले जो है 2-3 हफ्ते जो है ना पहले आपने खेत के बाहर रख देना। और अगर आपके पास टाइम है तो 8-10 महीने तक जो है ना ये अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। इसमें एक गुलाबी रंग की और संतरिया रंग की जो है ना फफूंदी आती है ऊपर, तो वो जब जब आनी बंद हो जाएगी तो उसका मतलब ये है कि ये तैयार हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो फफूंदी बढ़ती है, तो इसमें सल्फर होता है। तो देखिए सल्फर की मात्रा इसमें काफी अच्छी है, 3.8% जो है। तो ये काफी अच्छा रिसोर्स है जिसमें सारे आपके न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो पौधे की बढ़वार के लिए चाहिए होते हैं, तो वो सारे आपको उपलब्ध हो जाते हैं। ये यमुनानगर शुगर मिल से जो है गन्ने की मैली ट्रक में ले जाते हैं और इसको यूज करते हैं। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि किसान इसको यूज नहीं करते, ज्यादातर तो क्या है कि इसको भट्ठे वाले ले जाते हैं। तो किसानों को इसको यूज करना चाहिए, इसको शुगर मिल को कहना चाहिए कि हमें दो ये, और ये काफी अच्छी खाद है और इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। हरी खाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरी खाद का मतलब जो जो ऐसी फसलें जो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएंगी, उसमें क्या है, गवार है, सनई है, मूंग है, ढैंचा, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हमारा क्या है कि जो जैविक शक्ति है हमारी, जो जीवाणु हैं वो कम हो रहे हैं, हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। तो इसको जब हम डालते हैं तो ये सारी चीजें बढ़ती हैं और
भूमि का जो पीएच मान है वो कम हो जाता है, तो इसमें कार्बनिक अम्ल निकलता है और पीएच मान कम हो जाता है और पोषक तत्व जो है ना उपलब्ध हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी जो जड़ें हैं वो गहरी नीचे जाती हैं और जो पोषक तत्व जमीन के अंदर नीचे पड़े हैं उसको अंदर अपने अंदर समा लेता है। और ये फिर हम जब इसको मिलाते हैं ऊपरली सतह में तो नीचे वाले जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऊपर आ गए, उसको हमने मिला दिया। तो इस तरह से जो है हम अपना न्यूट्रिएंट का बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यही बात मैंने कही है। इसके अलावा जब हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो भूमि की जो जल धारण शक्ति है वो भी बढ़ती है। हमें पौधे के लिए ना केवल पोषक तत्वों की जरूरत है बल्कि पानी और उसकी भी जरूरत है, हवा की। तो ये सब कार्य हो जाते हैं जब आप इस तरह की खाद का प्रयोग करते हैं। देखिए, खाद का प्रयोग जो असंतुलन हो गया है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैंने जैसे शुरू में अपनी बात कही कि 60% जो है योगदान कृषि में वो खाद और पानी का है। तो एक आह्वान हुआ है कि आप किसान जो है ना अपनी इनकम डबल करें। मेरा ये कहना है कि अगर किसान अपना खर्चा कम कर सकते हैं तो इनकम बढ़ेगी। तो उसमें ये कयाम है कि कृषि में खादों का, क्योंकि ये बहुत महंगी चीजें हैं और इसका अगर आप पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप जो है ना पोषक तत्वों का बचाव करेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये खास वैरायटी है मूंग की, बहुत अच्छी वैरायटी है ये MH 421 और SML 668। ये वैरायटी दो हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अडॉप्ट की हुई है। और देखिए इसकी आप दाने भी ले सकते हैं और जो फसल अवशेष हैं उसको आप जमीन में मिला सकते हैं। तो स्नेई और काउपी ऐसी फसलें भी आप ले सकते हैं। ये ढैंचा है, आप ये आदम कद से भी ऊपर हो जाता है और बहुत सारा जो है ना जैविक पदार्थ इसमें होता है। तो हम इसको जब हम जमीन में मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद आप जीरी ले लो और इवन हमने क्या है कि शुगर के इनके अंदर बीच की लाइनों के अंदर इसको डैचे को डाल देते हैं और साथ के साथ ही इसको जब बड़ा होता है तो उसी के अंदर कल्टीवेट कर देते हैं, उसको मिला देते हैं। कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं, उसी के अंदर भी आप जो है ना जो खास तौर पे बड़ी फसलें हैं जैसे गन्ना है, कपास में भी लगा सकते हैं इसको। तो इसको उसके अंदर मिला दो तो जैविक खाद का भी काम करेगा और आपकी जो मेन फसल है वो भी चलती रहेगी। अब एक खास बात, जब आप इनकी जो दाल वाली फसलें हैं या ढैंचा मैंने बताया, इसको जब आप उखाड़ते हैं जड़ समेत तो जड़ों में एक खास तौर पर एक ग्रंथियां मिलती हैं। ये ग्रंथियां क्या हैं? नोड्स, इंटर नोड्स हैं ये जो ये गांठें। ये गांठों में क्या है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कहां से आई? वायुमंडल से। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है जिसको यूरिया की फैक्ट्रियां ऊपर से खींचकर यूरिया बनाती हैं। तो ऐसी फैक्ट्रियां भगवान ने क्या कर रखा है, वो जीवाणुओं के शरीर में दे रखी हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच लेती हैं। तो ये जो दाल वाली फसलें हैं इसमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो इसके अंदर दाल वाली फसलों की जड़ों में रहता है और ऊपर से नाइट्रोजन को खींचता है और नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाता है। तो कितना नेचुरल प्रोसेस है।
देखिए कितना नाइट्रोजन हम जब ऊपर से आसमान से वायुमंडल से खींच सकते हैं। अलग अलग फसलों में अलग अलग क्वांटिटी है, तो आपको फिर यूरिया डालने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने नाइट्रोजन वायुमंडल से ले लिया। लेकिन ये तब होगा जब आप इस तरह की फसलें लगाएंगे, चाहे वो ढांचा है, चाहे काउपी है, चाहे सनई है, चाहे गवार है, चाहे मूंग है, ठीक है। तो ये ऐसी फिगर दिखाई है कि जैसे 110 किलो तक, 130 किलो तक नाइट्रोजन जो है ना वायुमंडल से पौधा खींच लेता है पर हेक्टेयर। हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़। अब कंपोस्ट, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कंपोस्ट कैसे बनाई जाए, और खास तौर पे ये अब ये पराली वाली जो समस्या है इसको कैसे तो इसके लिए बहुत बढ़िया कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें फसलों का बचा हुआ भाग फैक्ट्री से भी ले आकर आप जो है ना, जैसे मैंने बताया प्रेस मड, उसके साथ ही मिला सकते हैं। तो आपका जो सोर्स है वो क्या है, उस पे जो है खाद निर्भर करेगी। अब कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपने बायोगैस सैलरी, फसल अवशेष, मुर्गी का खाद मिलाकर जो है ना एक 4 फुट चौड़ा 4 फुट ऊंचा बेड तैयार कर लेना। लंबाई आपके हिसाब से जितना मटेरियल है, 4 फुट चौड़ा होना चाहिए और 4 फुट ऊंचा होना चाहिए बस। तो इसमें आपने पहले तो गौमूत्र डालना है, फिर जो है ना इसको पॉलीथीन के साथ ढक के 30 दिन के लिए छोड़ देना। बाद में क्या है कि रॉक फास्फेट जिसमें फास्फोरस है और जिप्सम जिसमें सल्फर है, ये दोनों, रॉक फास्फेट बड़ा सस्ता आता है एज कंपेयर टू डीएपी। डीएपी जो है बहुत महंगा है, तो आप इसके अंदर रॉक फास्फेट डाल दिया तो इससे इसमें फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाएगी। जिप्सम डाल दिया, इसमें सल्फर बढ़ जाएगा। तो और इसको तर रखना है, 70% मॉइस्चर रखना है। आपने इसको उठा के देखना है, अगर मुट्ठी में लिया, दबाया, तो अगर ये बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो इसको सुखा देना है, और अगर ये गिल्ला नहीं है, आपके हाथ को पानी नहीं लग रहा, तो इसमें पानी डाल देना है। फिर बाद में इसमें आप जीवाणु भी डाल सकते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा, बाद में बताऊंगा कि इनका क्या रोल है। तो इस तरह की ये जो जो जीवाणु हैं वो भी आप इसको डालकर, इसको ढककर 3 महीने में ये बड़ी अच्छी खाद तैयार हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में भी इसका कल ही एक आया है मेरा आर्टिकल, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट जो जो केचुए हैं वो खाद कैसे तैयार करते हैं। ये क्या करते हैं, जो कूड़ा करकट है, जो गोबर है, या बची हुई सब्जियां, साग, फल फ्रूट, पराली, इन सबको मिला के हम जो है ना इसको खाती हैं ये, और जो इसका जो विस्टा है जो ये निकालते हैं वो खाद है। तो 1 ग्राम पौधा जो है ना कंपोस्ट, एक केचुआ निकालता है। अब 1 ग्राम तो कुछ नहीं है, लेकिन ये संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है इनकी, लाखों की तादाद में हो जाते हैं, और इसको जो है ना आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये असीनिया फटीडिया, ये एक प्रजाति है जो ऊंची ऊपर की सतह में रहती है और नीचे नहीं जाती। नहीं तो क्या है, केचुआ खाकर और नीचे चला जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं। ये ऊपर ही रहती है, और जो कूड़ा करकट है या जो जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको खाकर और खाद तैयार करते हैं। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उससे उसके बाद ये डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह के, ये बहुत ही सिंपल तरीके से किसान ने इसको यूज किया हुआ है। मैं कोई हाई टेक की बात नहीं कर रहा, किसान अपने आराम से जो अपने घर के रिसोर्सेज हैं उसको, अब इसमें क्या है, बलियां हैं,
बांस की, और छप्पर लगा दिया उसने, और नीचे पॉलीथीन बिछाकर खड्डे खोदकर इसकी तह बनाकर, जो मैं विधि बता रहा था। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे जो है बेड बनाकर और केचुए छोड़ दिए जाते हैं, और अपना खाद तैयार होने लग जाता है। इसमें खास बात ध्यान रखने की ये है कि मॉइस्चर पूरा होना चाहिए, 70% मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जो मैं पीछे बता रहा था, अभी इस तरह से पहले आप एक तह लगाएं 12 से 15 सेंटीमीटर की, फिर उसके बाद गोबर की तह लगाएं, गोबर की तह के ऊपर फिर कूड़ा करकट लगाएं, फिर उसके बाद मोटी मिट्टी की परत लगाई जाती है। तो इस तरह से एक टेक्नोलॉजी है जो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो सारी आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगी। तो अब ये देखिए, ये कई लोग क्या है कि इस तरह का कच्चा नहीं, इसको थोड़ा सा व्यवसाय बनाकर आगे प्रयोग करना चाहते हैं। तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर अनुदान भी दे रहा है, हरियाणा का। और मैं समझता हूँ पंजाब के भी अगर लोग सुन रहे हैं तो वहां भी इस तरह के प्रावधान होगा। तो ये पक्का बनाने के लिए, जिसमें ऊपर छप्पर है तो बारिश आ जाती है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता, और बह नहीं जाता और खराब नहीं होता, तो इस तरह का हम परमानेंट स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हैं। ये फिर वही अगेन मैंने जो पीछे बता रहा था अभी, तय लगाते जाते हैं, फिर उसके ऊपर जैसे मोटी गोबर की परत लगाई जाती है, फिर उसके बाद जो है ना केचुए लगा दिए जाते हैं तो लास्ट में। और मैंने जैसे बताया कि केचुए जो है ना अच्छी तरह से इनको धूप से बचाव करना चाहिए, और अंधेरे में ये काम करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जीवाणु जो है वो अंधेरे में काम करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तय लगाकर और उसको बेड तैयार करके और अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो मैंने बताया जैसे 70-75% जो है ना हमें इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। और अब जैसे मान लो सर्दी है तो पानी छिड़कने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि उड़ता ही नहीं है पानी, और गर्मी है तो जल्दी देना पड़ेगा पानी। तो इसके लिए छोटे छोटे फुहारे आजकल आ रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स में चेंज आ गया है। तो फुहारों के द्वारा, और एक आप जो है ना कंटिन्यूअसली ड्रिप के द्वारा इसमें पानी दे सकते हैं ताकि मॉइस्चर बना रहे। और टेम्परेचर देखने के लिए सिंपल थर्मामीटर, मॉइस्चर मीटर भी आ रहे हैं, उसको आप जमीन में उसके अंदर बेड में लगाओ और टेम्परेचर नोट कर लो। बहुत सिंपल तरीके हैं। मेरी सभी से जो कृषि कर रहे हैं, मेरा ये आह्वान है कि इस तरह की चीजें आप ले आए। ये देखिए, ये इतना बड़ा व्यवसाय हो सकता है। यहाँ दिखाऊंगा, ये बस ये सारी प्रक्रिया है जो आपको पूरी करनी है इसको बनाने के लिए। इसमें बेड बनाना है, और उसके बाद आपने टेम्परेचर को नोट करना है, और खास तौर पे जो मैं बता रहा था कि आपने इसको ऊंची जगह पे लगाना है ताकि जो है ना जल की निकासी अच्छी रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो छाया कर देनी है। कई लोग जो है ना ऊपर पेड़ लगा देते हैं साइड में ताकि उसमें छाया रहे, ताकि टेम्परेचर कूल रहे। टेम्परेचर बढ़ गया 35 डिग्री से ऊपर हो गया तो केचुए मर जाएंगे। यहाँ है मेरा पॉइंट कहने का। ये देखिए कि क्या है कि कितनी बढ़िया खाद तैयार हो गई, और इस किसान ने अब इसको व्यवसाय बना लिया। इसमें तैयार होकर इसने इसका लाइसेंस ले लिया है। डीडीए जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हरियाणा में तो वो होते हैं, वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवा देंगे, और इसकी पहले टेस्टिंग हो जाएगी कि कितना इसमें गुणवत्ता है और क्या इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद जब ये एक बार आपका लाइसेंस मिल गया, आपको रजिस्टर हो गए और उसी तरह से काम शुरू हो गया, तो ये काफी जो है ना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लोगों ने इसके ऊपर करके अवार्ड भी लिए हैं, तो एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। एचडीएफसी हेल्प करेगी आपको कुछ लोन वगैरह लेने में भी।
तो बायो फर्टिलाइजर्स जो मैं बता रहा था कि आपने जो है ना जीवाणु, ये क्या जो मैंने पहले बताया कि वायुमंडल से ये नाइट्रोजन को खींच लेते हैं। एक बात, उसमें कौन कौन से हैं? दो तरह के हैं। एक तो स्वतंत्र होकर रहते हैं, और एक जो मैंने दिखा रहा था मैं, वो पौधे की जड़ों में रहते हैं। तो इसमें जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं वो एजोटोबैक्टर, एजोटिका के नाम से आता है, एजोस्पर्लियम। ये आप फर्टिलाइजर केमिकल शॉप्स पे जाते हो, आपको पता नहीं क्या क्या चीजें आप ले आते हो, भी मेरी जो है फूट बढ़ा दो, मेरी बढ़वार बढ़ा दो, लेकिन ऐसी चीजें आप नहीं खरीदते हैं, ना डालते हैं इनको, क्योंकि ये सस्ते इतने हैं। 40 रुपए का ये सारा टीका है, तो दुकानदार को तो बहुत ज्यादा नहीं बचता इसमें, लेकिन आपको कितनी बचत है आप सोचिए। ये 40 रुपए का एक टिक्का आपने ये लगाया, और 2-3 टिक्के और मैं बताऊंगा, तो काफी पैसों का आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का जो है ना आपका खींचेगा, यूरिया की कंजम्पशन कम होगी। फोटो दिखाऊंगा आपको कौन से किस तरह के हैं ये। दूसरा, ये जो फास्फोरस है ना, ये सिर्फ 20% ही यूज होती है, बाकी जमीन के अंदर पड़ी रहती है। डीएपी है, तो इसको घुलनशील, ये घुलती नहीं है, इसको घुलनशील बनाने के लिए भी कुछ जीवाणु है। भाई डाल दिया आपने, ठीक है, मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती। पौधा तो लेता नहीं ना उसको अच्छी तरह, क्योंकि घुला हुआ नहीं है वो। जब तक ये घुलेगा नहीं तब तक जो है ना ये मिलेगा नहीं। तो उसके लिए इस तरह के जीवाणु हैं जो काम करते हैं। ये फास्फोरस घोलक है, पोटाश घोलक है, जिंक घोलक है, इस तरह के टीके आते हैं। ये क्या है, अपने शरीर से जो है ना एसिड रिलीज करते हैं और उसको घुलनशील बनाते हैं खाद को। ये देखिए, इफको स्टैंडर्ड की कंपनी है अपना। आप अलग बहुत सारी कंपनियां हैं जो आजकल, या यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट, ये तरल होना चाहिए। पहले पाउडर फॉर्म में होता था, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ना मर जाते थे जीवाणु। वो उसके लिए खास तौर पे भी हम कहते थे भी फ्रिज में रखो, और वो कामयाब ज्यादा नहीं है, अनलेस के उसको आप प्रॉपरली ट्रीट करो, भी फ्रिज में रखो और एक खास टेम्परेचर पे, क्योंकि ये भी वही जीवाणु हैं, जीव हैं, और टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा हुआ, धूप लगी, मर जाएंगे। लेकिन ये जब तरल पदार्थ में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में, तो फिर ये नहीं मरते। अब ये गोबर गैस सैलरी कितनी अच्छी चीज है ये। जहां आपके पास पशु हैं 4-5, उनका गोबर निकलता है, तो पहले एक गैस प्लांट आते थे, जनता गोबर गैस प्लांट। उनका स्टाइल जो है ना, उसका जो डिजाइन था वो इतना पुअर था कि उसमें बदबू आती थी, और उसमें जो है कामयाब नहीं हुआ वो। उसमें गोबरी में पैर धंसने पड़ते थे, तो किसान नहीं करना चाहता था। और इसमें इतना अच्छा ये खाद है कि इसमें जो कार्बन जो मैं बता रहा था, जैविक कार्बन, वो 20 से 25% तक का है। और इसमें दीमक का प्रयोग, दीमक का प्रकोप भी नहीं होता, दीमक नहीं लगती इसमें, तो और पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसमें। तो ये देखो, ये डिजाइन है, ये किसान ने लगा रखा है। मैंने अपना बहुत जो सिंपल चीजें हैं जो किसान करता है, जो अडोप्ट करता है, और आगे हम उसको प्रोत्साहित करते हैं कि दूसरे किसान भी करें। तो ये एक किसान ने लगा रखा है, देखो कितना अच्छा। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा। एक बार डिजाइन बन गया तो आपका गैस भी मिलेगी और खाद भी मिलेगी। करना क्या है कि ये जैसे पहला जो चित्र देख रहे हैं, उस चबच्चे में जो है ना आपने डाल देना है गोबर को। ऊपर से साइड में जो एक नली सी नजर आ रही है, वो टूटी है, पानी की टूटी।
ऊपर से पानी की ट्यूटी चला देनी है बस। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये गोबर जो है रिड़ के अपने आप ही खाद तैयार होगा, एक खास कंपार्टमेंट में जाएगा और उस गले सड़ेगा और अपना चबच्चे में आ जाएगा। तो कितना अच्छा खाद तैयार होगा, ये आप देखिए। अब बात आती है पराली, ये भी कितना बढ़िया रिसोर्स है, कितनी बढ़िया खाद है। इसमें हमें इसको नहीं जलाना। कल मैं एक वेबिनार दे रहा था, उसमें मैंने बताया कि हम जब इस अवशेषों को ये देखिए, या तो इसका प्रयोग जो है हम एज ए फोडर कर सकते हैं। ये बासमती जब हम लगाते हैं, बासमती की वैरायटी लगाते हैं, तो इसका जो फोडर है ये हम यूज करते हैं। और उसके बाद जो है ना हैप्पी सीडर से हम जो है ना इसकी बिजाई कर देते हैं, तो इसको जलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां हमने दूसरी वैरायटी लगाई और हमने कंबाइन हार्वेस्टर यूज किया, उसमें जो है ना फसल अवशेष बिखरे पड़े, यूनिफॉर्मली नहीं। तो उसको इवनली स्प्रेड करने के लिए, एक साथ स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट कहती है अभी कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ साथ एसएमएस लगाओ, सुपर एसएमएस, जो स्ट्रा मैनेजमेंट करता है, यानी कि वो जो फाने हैं और जो हमारी पराली है उसको वो एकदम यूनिफॉर्मली बराबर से सेपरेट करता है। अब देखिए इसमें देखो, जब हम इसमें कितने पोषक तत्व हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि 45% जो है ना इसमें कार्बन है, जो हमारी जमीन की जान है, और बाकी सारे पोषक तत्व भी इसमें ये प्रतिशत दिखाया है, सभी पोषक तत्व होते हैं इसमें। तो ये क्या है, ये सारे जैसे मैं बताया इसमें पोषक तत्व हैं, जमीन में कार्बन को बढ़ाता है और जमीन की जो जल धारण शक्ति को बढ़ाता है, और दूसरा फास्फोरस की सोलबिलिटी को भी बढ़ाता है, यानी कि खाद अच्छी तरह से मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा खाद है। इसमें जब हम इनको डालते हैं तो जैसे मैंने अब शुरू में बताया, इसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक शक्ति तीनों का सुधार होता है, जल निकास होता है, वायु संचार बढ़ता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, और इसमें पर्यावरण में जो ना हम यूज करते हैं तो इसको उसमें सुधार आता है। नहीं तो क्या है, अब जो गैसेस निकल रही हैं उसमें से, उससे जो है ना लोग बड़े, दिल्ली तो कह रहा है अभी आपके ऊपर फाइन होना चाहिए आपको जो है ना। तो वो क्या है, वो प्रदूषित हो गया हमारा वातावरण जब हमने इस क्रॉप रेजिड्यू को जलाया, पराली को जलाया। तो उसके तरीके भी हैं। किसान मेरे से पूछते हैं भी डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ सिंपल कहने की बात है, इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो उसके तरीके हैं, कई मशीनें आ गई हैं जो इसको मिला देती हैं जमीन में और इसका अच्छा मैनेजमेंट कर सकती है, जिसमें हैप्पी सीडर है, जीरो टिल मशीन है, मल्चर है, स्लैशर है, मोल्ड बॉल, रिवर्सिबल प्लो है। तो इनका प्रबंध कर सकते हैं। ये मैंने दिखाया कि कितने जो है ना टन जो है ना हमारा अवशेष पैदा होते हैं, और इसमें सभी तरह के पोषक तत्व हैं। तो मैंने ये कैलकुलेशन की है, देखो लास्ट में, कि 25 करोड़ रुपए का जो है हम अवशेष जला देते हैं, ऐसे नॉर्मली जहां जहां हम मतलब खेती कर रहे हैं इस पैडी की। तो और अगर हम टोटल जो हिसाब लगाएं तो 34 करोड़ रुपए का सारे सारे पोषक तत्वों की बात करते हैं। अब मैंने जो ये बताया, कई बार मैं ये बात करता हूँ कि किसानों को कि जब आप फसल अवशेष जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, उसके लिए दिल्ली वाले तो प्रभावित हो रहे हैं, आप नहीं प्रभावित हो रहे? क्या आपके जो लंग्स हैं वो लंग्स नहीं है? तो आपको भी वो प्रदूषित कर रही है, हेल्थ खराब हो रही है,
कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकल रही है। एक वाक्य मेरे को याद है, जब हम आ रहे थे किसी कोई कार्य करके अपना ऑफिस का, तो एक बार ऐसे धुएं में फंस गए, बस इतना बुरा हाल हुआ, बड़ी मुश्किलों से बच के निकले हम वहां से। तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, तो वो हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, वो दिल्ली तक तो पहुंचता ही पहुंचता है, उससे पहले हमारे को इफेक्ट करता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखकर इसका प्रबंध करना है। मुझे पता है इसमें जो है ना काफी मेहनत है और काफी पैसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके लिए थोड़ा सा आजकल जैसे कस्टम हायर सेंटर खोल रही है, तो सभी तरह की मशीनरी उसमें उपलब्ध हो रही हैं। ट्रैक्टर मिल जाते हैं जो बड़े हॉर्स पावर के हैं। तो समस्या है, लेकिन समस्या को सुलझाना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमें उससे डरना नहीं है, हमें उससे भागना नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे बीमारी होती है वैसे है, इसको जलाना तो कहीं भी अच्छी बात नहीं, इसको मैनेज करना है। फिर मैं अगेन कहूंगा कि फार्मर मेरे से कई बार कहेंगे भी ये तो बड़ी मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल काम भी हमने करने हैं। तो इस तरह से ये मतलब अस्थमा और दूसरी बीमारियां होती हैं, तो सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, और जीवाणु भी और एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होता है, सारी बातें। अब इसको क्या कर सकते हैं? वैसे तो इसको अंदर जमीन के अंदर ही डालना चाहिए, सबसे बढ़िया बात तो ये है। अगर आप जमीन के अंदर डालते हैं तो हमारा सॉइल हेल्थ, जिसके लिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, वो बढ़ती है। नहीं कर सकते तो कम से कम जो है ना, ये इसका प्रयोग ब्रिकेट बनाने में, एनर्जी में, इथेनॉल बनाने में, इस तरह के कामों में गवर्नमेंट अब आगे आ रही है, और इस तरह का काम स्टार्ट होने जा रहा है। सीएनजी भी बनेगी इससे। ये देखिए, ये बेलिंग करते हैं, इससे इकट्ठा कर लिया और बेल बना दिया और उसको इंडस्ट्री में पहुंचा दिया। ये रैकर है जो इकट्ठा करता है उसको, स्टाफ को। तो इसमें सभी तरह के गुणों में आपका बढ़ोतरी होती है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे जैविक हो। इसका हमें जो है ना मैनेज करना है। ये मैं दिखा रहा था कि इसमें जो है, जहाँ देखिए ये कितना, ये मैनुअल हार्वेस्टिंग है, हाथ से काटा गया है, तो यहाँ ज्यादा समस्या नहीं है। यहाँ मशीन चल सकती है और आराम से जो है ना बिजाई हो सकती है। प्रॉब्लम ये जीरो टिलेज मशीन भी आराम से इसमें चल जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये कंबाइंड हार्वेस्टर से कटा गया, और इसमें क्या हुआ कि जो देखिए ना, फाने जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। तो इसको आपको एक सार मिलाना पड़ेगा। उसके लिए ये जैसे मैंने बोला आपको, एसएमएस की जरूरत होती है। फिर ये हैप्पी सीडर है, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। मल्चर का प्रयोग कर सकते हैं इसको, फानों को या क्रॉप रेजिडी को, ये गन्ने के हैं, तो इसको आप काट के और एक मल्च तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया खाद जो है ना तैयार हो जाती है। ये रिवर्सिबल फ्लो है, जो आप इसको उलट सकते हैं जो फानों को, और वो अपने जमीन में अपने आप गल जाएंगे। ये रोटावेटर है, रीपर है। दोबारा दिखा दूं? हाँ, यहाँ एक बात लास्ट और बात करना चाहूंगा सॉइल हेल्थ में। इसमें ये है, देखिए हमारी जो जमीनें हैं, खासतौर पे पंजाब हरियाणा में, जहाँ हम गेहूं और धान की खेती कर रहे हैं, वहां जमीन में एक सतह बन गई है, उसको हमें तोड़ना है। उसके लिए क्या है, ये सब सॉइलर है। मेरा वीडियोस हैं, मैं यूट्यूब पे हूँ, तो वहां मैंने ये कई वीडियोस दिखाए हैं। ये सिंगल फाड़ा है, जमीन में एक साथ चलता है,
और ये जो जमीन के अंदर जो सतह है, मोटी सतह है, उसको तोड़ता है और पानी ठहरता नहीं है उस जमीन में, वायु का संचार प्रॉपर होता है और उसके अलावा इसमें जो है जल धारण शक्ति बढ़ती है, तो फसल अच्छी हो जाती है। 20% तो आराम से जो है ना बढ़ोतरी हो जाती है अगर आप जहां उन जमीनों में जहां सख्त लेयर डेवलप हो गई है। और आम तौर पर सभी जमीनों में जहां ये खेती की जा रही है राइस व्हीट की या शुगर केन की, ये हमने इजाद तो शुगर केन के लिए किया, इसका प्रयोग हम शुगर केन में कर रहे हैं और उसकी हमने रिसर्च की थी। लेकिन ये काफी कारगर है दूसरी फसलों के लिए भी। जहां भी जमीन में आपको सख्त सतह मिलती है वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सॉइल हेल्थ के बारे में था। नेक्स्ट, हाँ, वो एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर भी बोलना है क्या? वो एक अलग सी है प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब उसके पॉइंट्स अगर कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फार्मर्स से रिलेटेड अगर आप चाहें तो थोड़ा कर सकते हैं। नहीं, वो है नहीं क्या प्रेजेंटेशन, या मैं अपनी तरफ से कर दूं यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। दूसरी भी तो है ना, वो मेन तो असल में स्टार्ट तो वही चलानी थी ना। चलो, क्योंकि मेन चीज तो उसमें दिखानी है ना। सुबल वो चेंज करेंगे? हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने तरफ से यहाँ से चला सकता हूँ क्या? यस सर, मैं आपको अच्छा, कंट्रोल दे रहा हूँ। यहाँ से शेयर स्क्रीन कर सकता हूँ क्या मैं? यस सर, आपको बस यहाँ पे आपका जो पीपीटी है, जो प्रेजेंटेशन है, उसको खोलना है और वो सभी को विजिबल होगा। अभी हम आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। अच्छा, तो मैं वो पीपीटी खोल लूँ ना? जी 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 सर। मेरे स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं? जी सर, हेलो? विजिबल है आपकी स्क्रीन, देख पा रहे हैं। यस यस, जी डॉक्टर साहब, देख पा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? फसलों के उत्पादन में एकीकृत। हाँ, बस ठीक है। चलो, ये एक्चुअली ये उल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ जैसे भी। देखिए, मैं जो पहला ज्ञान देना चाहता था कि पौधे की बढ़वार के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये पौधा जो है वायुमंडल से लेता है या जल से प्राप्त करते हैं, और बाकी जो पोषक तत्व हैं वो जमीन से प्राप्त होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, तांबा, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन, ये जमीन से लेता है पौधा। तो ये अब हमारी जमीन में जो है कैसे पता लगेगा कि ये पोषक तत्वों की ये काफी है मात्रा में या कमी है? तो उसके लिए मिट्टी का परीक्षण सबसे बड़ी बात। पहला अध्याय जो मेरा ये है, मिट्टी का परीक्षण। ये खादों का प्रयोग लास्ट में था, कोई बात नहीं,
अब मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि इसमें मिट्टी का परीक्षण जो है ना, सबसे पहला काम अगर किसान ने करना है तो वो है मिट्टी का परीक्षण करवाना है। उससे क्या होगा, उसको जमीन के बारे में पता चलेगा कि जमीन की तासीर क्या है, कलर क्या है, लवणीय भूमि है तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें रासायनिक, भौतिक, जैविक गुण क्या हैं, उसके आधार पर वो कौन सी फसल ले सकता है। फर्स्ट पॉइंट है सॉइल टेस्टिंग करवाना। तो इसमें माइक्रो जो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जस्ते की कमी लगातार देखी जा रही है, उसके अलावा दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोटाश की कमी भी आ रही है धीरे धीरे। तो अब हमें इससे क्या है, जब हम सॉइल टेस्टिंग करवाएंगे तो हमें पूरी जानकारी मिलेगी उसमें, हमारी जमीन में कैसे हम उसका सुधार कर सकते हैं, किस तरह की हमें खादें उसमें डालनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा बात यह है कि इसका नमूना कैसे लें। 4 कोने और एक बीच में वी आकार का खड्डा मारना है और वहां से जो है ना आपने जमीन साइड से खुरचनी है और आधा आधा किलो जो जमीन का जो सैंपल है वो लेके रला के उसका जो है ना एक सैंपल बनाना है। नमूना लेने से पहले घास हटा दें, नमूना खाड़े से नहीं लेना, खेत के ढेर से नहीं लेना, सड़क और खलिहान से नहीं लेना। तो ये ध्यान देखिए, ये मैंने दिखाया है, खुरपे से ले सकते हैं आप। तो ये साइड खुरच रहा है, बाकी जमीन मिट्टी उसने बाहर निकाल दी, तो वी आकार का खड्डा मारा है। वी आकार के खड्डे के बाद साइड से खुरच के जमीन का नमूना लेगा। अब इसके आधार पर जो है ना हम फसलों को खाद डालते हैं। किसान मेरे से पूछते हैं कितनी खाद डालूं इस फसल में, तो मैं उसको कहूंगा कि सबसे पहले तो सॉइल टेस्टिंग करवाओ। नहीं तो फिर क्या है कि हमारे विश्वविद्यालय ने एक खास तौर पे सिफारिशें दी हैं, भाई गेहूं में इतना डाल दो, 2 कट्टे यूरिया के डाल दे, भाई 1 कट्टा डीएपी डाल दे, एमओपी 30 किलो डाल दे। वो क्या है, जनरल रिकमेंडेशन, आपकी जमीन के लिए नहीं है अकेली। तो आप अपनी जमीन के लिए पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो फिर सॉइल टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से इसमें क्या है, आपका पीएच मान, नमक की मात्रा, जैविक पदार्थ, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब आपको पता लगेगा कितना कम है, कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं। अगर जमीन काफी आपकी क्षारीय है तो फिर जो है आप सेंसिटिव क्रॉप में मत लीजिए। तो उनमें जो है आपने खास तौर पे जो जो जमीन में उस तरह की फसल उगती है वो आपने लेनी है। तो ये अलग अलग रेंज है, आपको पता लग जाएगा कि आपकी जमीन का पीएच मान कितना है, आपकी नमक की मात्रा कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, अलग अलग न्यूट्रिएंट का पता चल जाएगा कि ज्यादा है या कम है या बहुत कम है। तो अब बात आती है, मैं अलग अलग जो आपकी जिज्ञासा होगी भी, ये काम क्या आते हैं न्यूट्रिएंट, इनका कोई काम तो होता होगा ना, तभी तो हमें जरूरत है इनकी। तो ये जैसे प्रोटीन बनता है उसके लिए नाइट्रोजन, और पौधे की बढ़वार में काम आता है। तो नहीं, अगर ये नहीं डालोगे तो बढ़वार जो है ना कम हो जाएगी, पौधे पतले रह जाएंगे और उसकी जो है पीला पड़ जाएगा, तो फसल में कमजोर होने की वजह से फसल कम होगी। अब देखिए ये पहचान, किसान बड़ा परेशान है, उसको क्या है कि कोई रास्ता ही नहीं दिखता, जमीन पौधे पीले पड़ गए और क्या यूरिया डाल दिया बस। नहीं, उसको पहचान करनी है कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। एक्सपर्ट से या हमारे जैसे से पूछ के, या फिर धीरे धीरे आपको जो है ना एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब जैसे आप ये आज देख रहे हैं, तो आज आपको बता रहा हूं मैं कि नाइट्रोजन की कमी जो है, देखिए ऊपर वाली पत्तियां जो है हरी हैं, नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ गई और एक सार पीली पड़ रही है, तो ये नाइट्रोजन की कमी है। फास्फोरस ये खास तौर पे रूट डेवलपमेंट के लिए, जो जड़ें हैं उसको स्ट्रोंग करता है और पौधे की बढ़वार को बढ़ाता है, कोशिका जो सेल है उसका डिवीजन करता है, उसको बढ़ाता है। तो इसकी कमी में जो है पत्तियां
भूरे रंग की हो जाती है, हरी, ज्यादा गहरी हरी हो जाती है पर छोटी हो जाती है। और ये भी जो है ना नीचे वाली पत्तियों में पहले आता है, ऊपर वाली पत्तियां जो है वो हरी रहती है। ये देखो कितना क्लियर सिम्टम है। जब सर्दी पड़ती है तो अमरूद में पत्तियां जो है इस तरह की लाल सी हो जाती हैं, पर्पल कलर, बैंगनी कलर की हो जाती है। तो ये उसकी फास्फोरस की कमी है। पोटाश बहुत ही अच्छा जो न्यूट्रिएंट है, ये क्या काम आता है? सभी तरह की बीमारियां, सभी तरह की आपदाएं, चाहे वो पौधा जो है गिरता है, अधिक गर्मी है, सर्दी है, सूखा पड़ गया, बीमारी लग गई और पानी नहीं आ रहा और हवाएं तेज चल गई, सभी में इसका योगदान है। इसको गुणी एलिमेंट बोलते हैं, गुण यानी कि आपकी क्वालिटी एलिमेंट है। तो इसका प्रयोग ये भी ऐसा है कि इसमें नीचे वाली पत्तियों पे आता है। और क्या होता है कि जो इसके किनारे हैं पत्तियों के, वो तो झुलस जाते हैं और बीच वाला पोर्शन ग्रीन रहता है, उल्टा वी बनता है। अगर आप पत्ती को देखें तो उल्टा वी बनेगा। जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला चित्र है उसमें बिल्कुल देखो उल्टा वी बन रहा है हरे रंग का, और साइड से और जो सिरा है वो पीला पड़ गया या ब्राउन हो गया। तो अलग अलग फसलों में मैंने ये सिम्टम लिए और दिखाने की कोशिश की है कि ये किस तरह का जो है ना, हम आप देख के पहचान लो कि किस चीज की कमी है। अब ये सल्फर की कमी है। सल्फर की कमी में नाइट्रोजन की कमी से रिवर्स है। इसमें क्या है कि ऊपर वाली पत्तियां सफेद पड़ती हैं, नीचे वाली पत्तियां ग्रीन हो जाती हैं। तो ये कितना क्लियर है कि इसमें क्या है। अब आप पूछेंगे भी क्या करना चाहिए, तो जैसे एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की कमी में 2% तक का, और इसमें जिप्सम डालना पड़ेगा सल्फर की कमी में। सल्फर का स्प्रे नहीं होता। तो ये प्रोटीन में, विटामिन बनाने में, और जैसे मैंने बताया नई पत्तियां प्रभावित होती हैं। ऊपर से जो है एपिकल मेरिस्टेम का मतलब ये है कि जो ऊपर की चोंच है वो नहीं मरती है इसकी, और पत्तियां जो है ना पीली पड़ जाती हैं। तो ये इसके लक्षण है। अब ये जिंक है, जिंक में जो है जिंक में उल्टा है फास्फोरस पोटाश के, कि यहाँ क्या है कि जो जो मध्य पोर्शन है वो इफेक्ट होता है, और जहां जमीन में हाई पीएच मान होता है या खारे पानी का प्रयोग करते हैं हम, या कंकर होते हैं, वहां इसकी कमी आती है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हम स्प्रे बताते हैं 0.5% जिंक सल्फेट 2.5 किलो यूरिया के साथ मिलाकर 10-10 दिन के इंटरवल पे आप स्प्रे करते हैं तो इसकी कमी दूर हो जाएगी। स्क्रीन देख पा रहे हो ना मेरा? हेलो? यस सर, देख पा रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये जिंक की कमी दिखाई है। ये क्या है कि जो किनारे हैं वो तो हरे हैं, और बीच वाला जो पोर्शन है वो गल गया, या ऐसे लगेगा जैसे बीमारी लग गई हो। तो ये जिंक की कमी है। किनारे ग्रीन और बीच वाला पोर्शन वो रोटेड हो गया। और ये कहाँ आता है? नई पत्तियों में। पुरानी पत्तियां जो है वो आपकी ग्रीन रहेंगी, जो ऊपर वाली निकलने वाली पत्तियां उसमें ये लक्षण पाए जाएंगे। तो बड़े खास लक्षण है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तो नीचे वाली पत्तियां। जो दूसरे पोषक तत्व हैं जैसे मैंने दिखाया सल्फर, जिंक, ये ऊपर वाली पत्ती जो नई पत्ती है।
तो खास तौर पर इनका पहचान आप कर सकते हैं। लोहा है, लोहा क्या है कि हमारी जमीन में काफी लोहा है, लेकिन ये मिलता नहीं है। तो मिलता नहीं है तो ये क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो है ना, क्लोरोफिल जो नामक पदार्थ है, पौधा बनाता है भोजन, उसका ये पार्ट है। जब ये नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल भोजन नहीं बनेगा तो पौधा चलेगा कैसे। तो इसमें क्या है कि हरी पीली पट्टियां बन जाती हैं, उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा फोटो। और इसका भी ऐसे कर सकते हैं आप, 0.5% फेरस सल्फेट यूरिया 2% यूरिया के साथ मिलाकर 2-3 छिड़काव करनी है 10 या 12 दिन के अंतराल पर। ये 0.5% का क्या मतलब है, 500 ग्राम 100 लीटर पानी में। ये नोट कर लें किसान भाई कि आधा किलो फेरस सल्फेट या जिंक की कमी में जिंक सल्फेट 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया उसके साथ, 2% यूरिया का मतलब है 2 किलो यूरिया, इसका घोल बनाकर और इसका स्प्रे करना होता है। अब ये देखो लक्षण दिखाता हूँ आपको, बहुत क्लियर लक्षण आते हैं। हरी पीली धारियां बनती हैं, कहाँ बनती हैं, नई पत्तियों। बाद में क्या हो जाता है, ये जो गन्ने में दिखाया बिल्कुल पत्ता सफेद हो जाता है, पीले के बाद सफेद हो जाएगा। कितने अच्छे लक्षण हैं ये, बिल्कुल क्लियर। तो आप इसका पहचान कर सकते हैं। और आजकल तो एप्स आ रही हैं, उसमें देखकर आप इसको नोट कर सकते हैं। नहीं तो जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह लेके इनका जो है ना आप निदान पा सकते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज में क्या है कि हरी पीली धारियां पड़ती हैं, लेकिन ये बस हरी पीली धारियां जो है रह जाती हैं, वो सफेद नहीं होता पौधा, पत्ता जो है सफेद नहीं पड़ता, जबकि जिंक में सफेद पड़ जाता है। तो ये कुछ दिखाना चाह रहा था मैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड हैं। और जो मैंने जैविक खादें दिखाई वो ऑलरेडी पहले मैं बात कर चुका हूँ। तो इस अब क्या है कि अंत में ये मैं कहना चाहूंगा कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट क्या है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है कि आप पूरे सारे पोषक तत्वों का उचित प्रयोग करें, और इन पोषक तत्वों का प्रयोग सिर्फ हम जो है उसके आधार पर करें, जो सॉइल टेस्टिंग के आधार पर, ताकि जो है हमारे को उसका पूरा लाभ मिल सके। हम अननेसेसरली जो है हम अपना पैसा ना लगाएं, और अगर पौधे में किसी किस्म की कमी आती है तो उसकी पहचान करके उसकी निदान करें। और जैविक खादों का प्रयोग जो मैंने स्टार्ट से बताया आपको, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो हरी खाद हो, चाहे वो बायोगैस सैलरी हो, चाहे आपकी बायो कंपोस्ट हो, आपने पराली नहीं जलानी, तो ये सारी वर्मी कंपोस्ट है। और मुर्गी का खाद भी प्रयोग कर सकते हैं वो, लेकिन वो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सीधा नहीं डालना चाहिए। सीधा अगर आप जमीन में डालते हैं तो उसमें क्या होगा कि पौधा जल सकता है। तो उसको भी आपने पहले डिकम्पोज करके अच्छी तरह से या फिर खेत की तैयारी के टाइम जो है ना उसको आप डाल सकते हैं, और फिर छोड़ दें 2 महीने के लिए, तो जमीन में अपने आप ही वो रल मिल जाएगा। तो ये सब बातें हैं, मैं मेरे ख्याल अपनी बात कह चुका हूँ। और कोई बात हो तो इसको मिनिमाइज क्या करें, मिनिमाइज करें। ये सर नहीं, ठीक है सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर मनीष, अगर हमारे किसान भाइयों ने कोई क्वेश्चंस पूछे हैं तो आप प्लीज एक एक करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, या मिस्टर बब्बर हैं हमारे साथ उनसे भी पूछ सकते हैं जो बैंकिंग के रिलेटेड है। ये वीडियो शेयर हो जाएगा? सर वीडियो शेयर नहीं हो पाएगा, मतलब चल तो जाएगा लेकिन उसकी आवाज नहीं आएगी।
तो अगर उसमें आवाज वाला एलिमेंट इशू नहीं है तो उसका कोई दिक्कत नहीं नहीं है बाबू। नहीं 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 वीडियो, सॉरी, ये वेबकैम मेरा दिख नहीं रहा ना। चल रहा है सर, चल रहा है। अच्छा कैसे? आप हैं सर, विजिबल है, आप विजिबल है। आप दिख रहे हो आपको? अच्छा, पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कैसे। अच्छा, यहाँ से ऑन करूंगा व्यू। हाँ 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 ना। Don't worry, Doctor Saab, we are able to see you and everybody is able अच्छा, to see you. ओके ओके ओके। जी डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं आपसे पूछने के लिए जो हमारे किसान भाइयों ने पूछे हैं यहाँ पे, तो मैं हाँ, हाँ। एक एक करके आपसे पूछता हूँ, तो कृपया उनका निराकरण करें। पहला सवाल जयबीर सिंह जी का है कि हमारे यहाँ खारा पानी है जिससे फसल का उत्पादन बहुत कम है और खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी अवस्था में उन्हें क्या करना चाहिए और जमीन की उर्वरकता को वो कैसे बढ़ाएं? रियली मैं जो है ना अपोलोजाइज करता हूं कि ये पोर्शन मैंने टच ही नहीं किया अपनी टॉक में। देखिए, सॉइल टेस्टिंग की मैंने बात की, उससे पहले आपको वाटर टेस्टिंग भी करवानी है। वाटर टेस्टिंग जब करवाते हैं तो आप ट्यूबवेल को आपने कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपने चलाना है। उसके बाद जो है ना आपने एक बोतल में पानी ले लेना है, और बोतल साफ सुथरी होनी चाहिए। टीन की बोतल आपने नहीं लेनी, प्लास्टिक की बोतल में आप पानी भर सकते हैं और उसको एनालाइज करवाइए। अगर नमक की मात्रा काफी ज्यादा है तो फिर हम उसका 3-4 तरीके हैं उसके। एक तो आप अगर आपके पास नहर का पानी है तो उसके साथ मिलाकर आप डाल दें। दूसरा तरीका ये है कि आप वैसी फसलें लें जो साल्ट टॉलरेंट होती हैं। तीसरा ये है कि आप जमीन में आप माइक्रो स्प्रिंकलर लगाएं या ड्रिप लगाएं। उससे क्या है कि जो सैलिनिटी है, जो इसकी नमक की मात्रा है, उसका असर कम होता है। बेड में पानी, बेड का प्रयोग करें, नीचे जो खुड्डों में पानी दें और बेड पे जो है आप फसल लें। तो ये कई तरह के तरीके हैं जो आप यूज करके अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि जहां इस तरह की समस्या है वहां काफी ज्यादा फसल के ऊपर असर होता है, और लेकिन उसको टेस्ट करके किसी एक्सपर्ट के साथ मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा फोन लेकर मैं आपको पूरी एडवाइस कर सकता हूं कि आपका क्या लेवल है उस जमीन में नमक का और क्या इसका समाधान हो सकता है। तो टेस्ट करवाना मेरे ख्याल सबसे पहला जरूरी रहेगा। आप पहले टेस्ट करवाएं और फिर उसके बाद काफी चीजें कर सकते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अगला सवाल है कि अभी जो बीमारी आई हुई है उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कौन सी बीमारी? इस समय इसमें जो सवाल पूछा गया हुआ है डॉक्टर साहब, यही पूछा गया है कि इस समय जो बीमारी चल रही है अभी हरियाणा हमारे इस क्षेत्र में। देखिए, ये तो ना बड़ा वेग क्वेश्चन है। बीमारी, कौन सी बीमारी? 100 तरह की बीमारियां हैं जो जो तो और बीमारियों के लिए एक्सपर्ट हैं जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी के या डिपार्टमेंट के। उनके आप संपर्क में आओ और उनको फोटो भेजो, उनको व्हाट्सअप करो, वो पहचानेंगे भी ये बीमारी है और इसका ये निदान है। ये तो एक जनरल क्वेश्चन कर दिया, बीमारियां आ रही हैं उसका निदान बताओ ना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे सिम्टम पूछता है, आपसे आपका पूरा मुआयना करता है। सेम हेयर, ये साइंस है, कोई वैसे नहीं कि आप जब तक उसको क्लियर बताएंगे नहीं तो वो नहीं अंडरस्टैंड होगा। मुझे सिम्टम भेजिए, मैं बताऊंगा भी ये जो है बीमारी है और इसका ये इलाज है। जनरल बीमारियों को बताने लगूंगा तो 2 घंटे और लग जाएंगे मेरे पास। जी सर। अगला सवाल है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो रेतीली मिट्टी में कितनी कारगर है? हरे वर्मी कंपोस्ट हर जगह कारगर है। रेतीली मिट्टी हो चाहे वो दोमट मिट्टी हो, हर एक जगह वो जीवाणु काम करने शुरू कर देंगे और अपना काम बस रेतीली मिट्टी में आपको क्या करना है कि उसकी जो मात्रा है थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जैविक पदार्थ ऑलरेडी बहुत कम है।
तो जहां हम 2 टन की बात कर रहे हैं वहां आप 2.5 टन डाल दो पर एकड़, पर काम 100% करेगी और बहुत ही अच्छा असर आएगा उसका रेतीली भूमि में। तो अगला सवाल है कि किसान अपने प्याज की खेती करना चाहते हैं और पानी मीठा है, तो उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए और किस खाद को किस समय पर डालना चाहिए? एक ये जो शब्द है ना मीठा है, इससे पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है। जब आप खेती कर रहे हैं तो मीठा और खट्टा और नमकीन पानी कुछ नहीं होता, नमक तो होता है, लेकिन खट्टा मीठा ये पानी कोई नहीं होता। क्यों? देखिए मीठा पानी तो वो होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो आप टेस्ट करवाओ ना, क्या मीठा है या क्या खट्टा है, उसको उसमें सोडियम की मात्रा है, उसमें कैल्शियम की मात्रा है, उसमें पोटाशियम की मात्रा है, उसमें नाइट्रेट है, सब चीजें हम बताएंगे ना। तो तब आप जो है ना हम आपको इलाज बताएंगे भी ये पानी इस तरह का है, इसमें जिप्सम डालने की जरूरत है, या जो मैंने पहले बातें बताई आपको वो। तो ऐसे अननेसेसरली मतलब जस्ट यूं कि भी मेरा मीठा पानी है। प्याज में अगर आपका मीठे का मतलब बिल्कुल ठीक पानी है तो प्याज बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अगर कलर वाला पानी है तो उसमें जो है प्याज की जर्मिनेशन कम होगी। अभी हमने एक जमीन में लगाया प्याज, जहां जो है ना प्याज का जो साइज है वो बढ़ ही नहीं पाया। कारण क्या रहा? वहां जिप्सम की जरूरत थी। तो आप, मेरा एक गुजारिश है कि सबसे पहले आप जमीन और मिट्टी की जांच करवा कर उसके आधार पर जो है ना आप खेती करोगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। वो रिपोर्ट चाहे बेशक मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट क्या आई है, और मैं उसको आपको बता दूंगा कि वैसे एज सच मीठा अगर आप मान रहे हैं, मीठा का मतलब साफ अच्छा पानी है, मतलब वो यूज और जिसमें साल्ट ज्यादा नहीं है, तो प्याज में कोई बैड असर नहीं आएगा, वो तो अच्छा जर्मिनेट होगा और अच्छा चलेगा। सर अगला सवाल है, सरसों में जो सबसे अच्छा उन्नत किस्म का बीज कौन सा है और उसकी बिजाई किस तरह से की जाए? देखिए, मिट्टी और पानी का आप क्वेश्चन पूछिए। जहां तक ये वैरायटीज की बात है, हमारा कृषि विश्वविद्यालय का एक वेबसाइट है, उसमें जो है ना आप जाकर एक पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है, अलग अलग फसलों की वैरायटियों के बारे में बताया गया है। और जो इस पर्टिकुलर इस फील्ड का जो आदमी है सरसों का, उससे आप बात कीजिए। वो क्योंकि मैं बता दूंगा पुरानी वैरायटी, अब मेरे को भी इतनी अपडेट नॉलेज नहीं है। मैं मिट्टी और पानी का विशेषज्ञ हूँ, उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे तो, नहीं तो मैं आपको देख के बता दूंगा, मैं भी पढ़ के बताऊंगा आपको। और पर अभी कोई टाइम नहीं है इसको बताने के लिए। मेरा फोन नंबर ले लेंगे और मेरे से डिस्कस कर लेंगे बाद में। अगर मिट्टी और पानी का कोई अभी स्पेशल क्वेश्चन है, वैसे जैसे हम MH30 है वो वैरायटी लगाते हैं, तो अभी मुझे नहीं मालूम कि जो लेटेस्ट वैरायटी है, क्योंकि मैं इधर राइस व्हीट में काम करता हूँ या गन्ने में काम करता हूँ। ठीक है सर, अगला सवाल है कि जो मिट्टी है उसके लिए, मृदा के लिए पीएच लेवल सबसे अच्छा कितना है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें 7 pH है ना जो, वो न्यूट्रल है। अगर आपकी ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है, तो इसके आसपास है तो ये तो बेस्ट पीएच है। लेकिन अगर आपकी सॉइल पीएच 6.6 से नीचे है, जो कि यहाँ हरियाणा में तो नहीं है ज्यादातर, और ये पहाड़ी इलाकों में होती है जहाँ जहाँ जमीन में अम्ल है, तो वो अगर 4 है तो हानिकारक है, वो काफी इफेक्ट करती है। या फिर कलर वाली जमीनें हैं जहाँ 8.7 से ऊपर है, तो वहां आपको जिप्सम की जरूरत है। तो इसका मतलब आपका जो वर्किंग रेंज है वो 6 से और 8.7 के बीच में
अगर पीएच है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सर, जो सफेदा एवं तिल की खेती है वो क्या जमीन के पोषक तत्वों को खत्म कर देती है 1 या 2 सीजन में ही? बड़ा बहुत ही ये यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, सफेदा एक काम तो बहुत करता है, वो पानी को खराब करता है। पानी, जो जमीन का पानी है उसको ज्यादा खींचता है, और खास तौर पर जहां जमीन में वाटर टेबल डाउन आ रहा है वहां जो है ना, इसको नहीं लगाना चाहिए। मेरे एज ए सॉइल साइंटिस्ट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जहां पानी की कमी है तो वो तो ऑलरेडी उसको सुखा देगा। जहां ये वहां लगाना चाहिए जहां पानी बहुत आते हैं, और आजकल तो पानी है ही नहीं। चाहे वो इवन जो हमारी ये कनाल बेल्ट थी वहां ही पानी सूख गया है। तो ये बात ठीक है, पानी पे तो पूरा असर करता है। रही पोषक तत्वों की बात, तो पोषक तत्व मेरे ख्याल ज्यादा नहीं प्रभावित होते, क्योंकि जमीन गहराई से जो है ना जड़ें जाती हैं और वो इसको पोषक तत्वों को लेता है। पर मेन बात है पानी। पानी जो है ना रियली इससे इफेक्ट होता है। तिल में भी तिल में ऐसा कुछ नहीं है कि भी पोषक तत्व, जितने पोषक तत्व उसको जरूरत है वो अगर आप डालते हैं या पूरे करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि वो खत्म करेगा जमीन के। हाँ, पानी का असर जो है ना सफेदे से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। सर, मंजीत जी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो अभी अमरूद की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो हाँ उनको जी, जो हाँ जी। बीच में गैप है, रिक्त स्थान है, वहां पर दूसरा कौन सी खेती कर सकते हैं और जो कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करे? और उनकी एक बीमारी है निमेटोइड जो अमरूद में है, तो हाँ, उस निमेटोइड का किस तरह से ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है? ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट निमिनसाइड है, एक दवाई आती है, या अमृत गार्ड। लेकिन वो बोल सकते हैं क्या मेरे साथ? नहीं बोल पाएंगे ना वो तो। नहीं सर, वो बोल नहीं पाएंगे आपके साथ में। अच्छा, अच्छा। देखिए, समस्या है नेमेटोड जहां आगे, वहां जो है आपको फॉर्मलिन हम कहते हैं। बाकी अमृत गार्ड या नीम का प्रयोग, नीम की खल या नीम का प्रयोग करके अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो एक वही अल्टरनेटिव बच जाता है। धतूरा भी कहते हैं। मैं नॉट श्योर, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन नीम का प्रयोग, जो नीम की खली है या नीम के पत्तियां हैं, इसका प्रयोग करके नेमेटोड को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पर ऑर्गेनिक की वाली जहां बात है तो फिर वही जो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो इसका फॉर्मलिन डालकर ही हो सकता है। बहुत बड़ी समस्या है ये नेमेटोड की। जहां नेमेटोड आ गया वहां जो है ना पॉली हाउस खत्म हो गए, और वहां तो इस तरह का है प्रॉब्लम। और खास तौर पे जब आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो जहां आपने ये केमिकल डालने ही नहीं है वहां तो रियली ज्यादा समस्या है। पर कुछ हद तक आप जैसे ये वर्मी वाश है या इस तरह की चीजें यूज करके, अमृत गार्ड है या निमिसडीन आती है एक, उसका प्रयोग करके, नीम का जो है फॉर्मुलेशन है, उससे हेल्प मिल सकती है। सर, कुछ किसान भाई कॉटन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो कॉटन की फसल खराब हुई है तो उसका क्या कारण है और बीमारी क्या है? वो क्या मिट्टी की वजह से खराब हुई है, मिट्टी में कोई बीमारी लगने से? नहीं नहीं नहीं, मिट्टी मिट्टी देखिए, जब मिट्टी की बात करते हैं तो बीमारी, मिट्टी में तो पोषक तत्वों की कमी होती है, वो जो मैंने दिखाई है आपको। बीमारी, बीमारी का कारण अलग है उसमें, चाहे वो फफूंद है, चाहे आपका बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, तो वो तो हवा में होते हैं या पानी से होते हैं या स्पोर बनते हैं। तो एक खास तरह का जो 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 डिजीज है, जैसे
वाइट फ्लाई आ गई या वेक्टर आ गया, तो उससे एक स्पेसिफिक, ये जनरल बात नहीं ना। मैंने जैसे बताया कि आप ये किसी जो एक्सपर्ट हैं उस कॉटन एरिया के, जो आपका डिजीज को मैनेज कर रहे हैं, उनसे ये आप सीधा संपर्क में आओ और वो आपको बताएंगे भी ये कौन सी बीमारी है, और खास तौर पे सिम्टम दिखाओ उनको। बीमारी कौन सी बीमारी, ये नाम तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं। भाई विल्ट आया है, या आपका स्पोर्स खराब हुए हैं, या पत्तियां पीली पड़ गई हैं, क्या हुआ। तो ये थोड़ा सा मैं किसानों से ये गुजारिश करूंगा कि वो इसको पहचान करवाने में मतलब थोड़ी सी अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें कि भी ये क्या हो रहा है। जी सर, ये जानना चाहते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। हाँ, ये है क्वेश्चन ना, जो मेरे से रिलेटेड है, जो मैं जिसके ऊपर मैं इसका इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम चला। प्रधानमंत्री जी ने एक ये सॉइल टेस्ट कार्ड का आह्वान किया कि भाई ये बनने चाहिए, तो ये बन गए हैं। और इसका एक साइट भी है जो आप इंडिया लेवल पर आपके ब्लॉक के, आपके गांव के, उन्होंने अपलोड कर रखी है। कहाँ, कौन से एरिया से हैं ये, पंजाब से या हरियाणा से? हरियाणा से ही है। अच्छा, तो इनको वो देख सकते हैं कि घरोंडा का कौन सा है, नीलोखेड़ी का कौन सा है, असंध का कौन सा है, नरवाना का कौन सा है। उसमें ये अपना कार्ड देख सकते हैं, अपना नाम, जो किसान का नाम है जहां से वो सैंपल लिया गया। लेकिन इस सॉइल हेल्थ कार्ड को मैंने जो शुरू में दिखाया आपको, जो सॉइल टेस्टिंग दिखाई, मैं ये कहूंगा कि वो आप अपना बनवाओ दोबारा से। जो मैंने बताया तरीका कि उसको सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब वो जो मैंने फोटो दिखाया था जिसमें सारी विवरण है, जिसमें नमक की मात्रा, जिसमें हम जैविक कार्बन दिखा रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश दिखा रहे हैं, तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड ही है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बता रखा है। तो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो मेरी जो आज का टॉक है वो इसी बात पर ही है कि सॉइल हेल्थ कार्ड अगर आपका बन जाता है तो आप, अच्छा गवर्नमेंट तो इतना भी सोच रही है, आप अभी तो शुरू नहीं किया डीबीटी जो है डायरेक्ट ट्रांसफर का, कि आपको उतना ही खाद दिया जाएगा जितना आपको जरूरत है। तो अभी वो सिस्टम बना नहीं है, पर आने वाले टाइम में वो सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेट होकर आपको खाद प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अपना सॉइल हेल्थ कार्ड खुद का बनवा लें। वो बनेगा कहाँ से? वो बनेगा आपकी जो विभिन्न लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हैं, हिसार एग्रीकल्चर, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी 4 लेबोरेटरीज हैं, जैसे हिसार में है, रोहतक में है, करनाल में है, बावल में है। इसी तरह से पंजाब में भी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज खोल रखी हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। और विभाग, जो हरियाणा विभाग है या पंजाब का विभाग है कृषि का, उन्होंने अलग अलग लेबोरेटरीज खोल रखी हैं। वहां आप जाइए, अपना सैंपल, जैसे मैंने बताया तरीका क्या है उसका लेने का, वो लेके आप अगर वहां जाते हैं और वहां एनालाइज करवाते हैं तो वो हफ्ते के अंदर आपको जो है ना कार्ड दे देंगे वो, और वो उसको जो है ना आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे मैं सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ना ई किसान धन ऐप लॉन्च किया था, जो कि कोई भी किसान भाई जो है अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकता है। सो जो आप काफी नॉलेजेबल जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहां पे हमने काफी लिंक क्रिएट किए हैं कि अगर किसान भाई को सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानना है तो अगर वो सिर्फ ऐप में जाके कनेक्ट करेगा तो उसको पता चलेगा, जो आप बता रहे हो कि कहाँ पे लेबोरेटरीज हैं, वो सारा उसमें पता चलता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन हमें सूझबूझ ही नहीं बनती, क्या करें हम। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैं किसानों को कहूंगा
कि थोड़ा सा एक्टिव हो, ताकि, और देखिए आज इंफॉर्मेशन का जमाना है, अब मेरे से इतने क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे अब ये है, इस तरह के आपके मन में होने चाहिए, और उसका जो है ना कहीं से जरूर जवाब मिलता है, ऐसी बात नहीं है। नेमेटोड की तो आप प्रॉब्लम जो मेरे सभी बताई गई, फार्मर से यही रिक्वेस्ट, हाँ सॉरी, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करो, उसको देखो, फिर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे हेल्प चाहिए, कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये हम भी सीख रहे हैं, हमने लिए आपके लिए ऐप बनाया है। तो अभी जैसे आप सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें पता है कि आप सारे क्वेश्चन डॉक्टर साहब से नहीं पूछ पाओगे, तो हम फिर आपकी लर्निंग के बेसिस पे एक ऐसा क्वेश्चन आंसर ही वो बना देंगे कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछोगे तो कोई ना कोई विद इन फ्यू आवर्स आपको रिप्लाई भी दे देगा। या सॉरी डॉक्टर साहब, आपको फर्दर हैंड ओवर करता हूँ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब यही चीज तो है कि एक मतलब आप गए और आपके पास एक सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जमीन के बारे में भी, पौधे के बारे में भी, ताकि आपको सही कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। मैं देखो सर एक बात कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर्स हैं वो भी कोई भगवान तो है नहीं, वो भी इन्हीं डाटा के आधार पर ही बताते हैं आपको, लेकिन आपको डाटा उनको प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए आपको इन चीजों का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और ऐप बना रखी है देखो कितनी अच्छी, तो आप जो है ना उसको प्रयोग करो। सर अगला मेरा सवाल है, इसमें हमारे किसान भाई संदीप जी ये जानना चाह रहे हैं कि जो फॉडर की खेती है उससे क्या जमीन के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और जमीन अनुपजाऊ हो जाती है? देखो पहली बात तो ये है कि पोषक तत्व जब प्लांट ग्रो करेंगे तो पोषक तत्व तो खींचेगा, वो निकालेगा। आपने अब यही जो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है कि स्टार्ट जो मैंने बताई कि ये इन पोषक तत्वों की कमी हो गई, तो उसको पूरा करना है। पूरा करने के लिए कहाँ से आएगा आपका जो फर्टिलाइजर है या मन्योर्स हैं जो मैंने बताया, इनको आप डालोगे, नहीं डालोगे तो कमजोर पड़ती जाएगी। हाँ फोडर है, जैसे मान लो सोरगम है, तो सोरगम जो है जो ज्वार बाजरा ये ज्यादा खींचते हैं तत्वों को, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप खाद पूरी डालते हैं दोबारा अगली फसल में, तो कोई ऐसी बात नहीं कि जमीन की जो है ना उपजाऊ शक्ति कम होगी, वो आपको फिर पूरा करना है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो कैसे पूरा करोगे जब आपको ये पता लगेगा अभी जमीन में इस चीज की कमी हो गई है। अब जब हम सघन खेती नहीं कर रहे थे तो हमारी जमीन में पोटाश बहुत हाई था, जो कितना गुणी एलिमेंट है अभी मैंने जो बताया। लेकिन धीरे 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 जब हम सघन खेती करते गए, चाहे वो ज्वार लिया, चाहे बाजरा लिया, चाहे हमने राइस लिया, चाहे व्हीट लिया, चाहे कॉटन लिया, धीरे धीरे कम हो गया। आज स्थिति ये है कि ज्यादातर जमीनों में जो है ना मध्यम या कम हो गया वो। तो समय के साथ जब पौधा जमीन से खींच रहा है पोषक तत्वों को और हम उसको डाल नहीं रहे, तो कम तो होंगे ही। लेकिन अगर हम उसको डालते रहें या उसको हम मिलाते रहें, जैसे मैंने बताया, आप कितना अच्छी बात बताई कि नाइट्रोजन जो है ना आप जब ऊपर आसमान से खींच सकते हैं, तो उसके लिए जीवाणुओं का प्रयोग करें आप। तो ये सारी बातें ही तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सॉइल हेल्थ की बातें हैं कि आप इसको अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आपकी जमीन उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप चिंता है ना आपको कि ये कम हो जाएगी, तो ये चिंता भी जरूरी है कि अगर कम हो गई तो उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, किसान भाइयों की लैंग्वेज में बात करूं, तो किसी भी जमीन पर अगर हम जो भी क्रॉप लगाते हैं तो नेचुरली वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट तो जमीन से लेंगे, राइट। और हमें अगर पता है कि ये वाले न्यूट्रिएंट इस क्रॉप के लिए यूज हो रहे हैं और उस न्यूट्रिएंट को हम टाइमली खाद के रूप में रिप्लेनिश करते रहें, तो फिर अगर हमें इतनी नॉलेज है तो फिर हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो पानी की क्वालिटी कैसी है, दूसरा सॉइल टेस्टिंग, उससे हमें पता चलता है कौन से न्यूट्रिएंट है कौन से न्यूट्रिएंट नहीं है।
तो अगर इसको प्रॉपरली हम लेके चलेंगे कि भी ठीक है, इसका सॉइल टेस्टिंग भी करवाया, पानी का टेस्टिंग भी करवाया, ये क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम वापस वो खाद डाल सकते हैं और फिर वापस जो भी चाहे फसल ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो जो वर्ड्स बोले बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर बोल दी है। बहुत ही अच्छी बात कही कि ये सारी मिटिगेशन है, ये मैनेजमेंट है। और आप जो है ना, देखिए बहुत फर्क है। कई किसान जो है ना कितने प्रोग्रेसिव हैं, हर काम जो है ना टेस्ट के बेस पे करते हैं। कई अपना ठीक है छोड़। अब आज एक समस्या और हो गई है कृषि में कि हम जो है अब्सेंटी फार्मर हैं। अब्सेंटी फार्मर कैसे? भी आपने ठेका दे दिया, अपना काम करते रहते हैं, जो जो मजदूर उन्होंने जैसे चाहा वैसा अपना खाद डाल दी। तो वो चीज नहीं चलने वाली अगर आप सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर रहे हो तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। भी आपने उसके रेगुलरली सैंपल लेके टेस्ट करवाएं और प्रॉपर खाद डालते रहें, तो आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ी रहेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पता नहीं मैं कई बार चीजों में इमोशनल सा होकर के, अगर देखिए दुनिया में अगर अगर जमीन की कीमत आकी जाती है, पूरे कई कंट्री मैंने ट्रैवल किए हैं, तो वो वहां क्या है कि उसका टेस्ट करवाते हैं वो लोग, और फिर कहते हैं भी ये इसकी कीमत इतनी है कि ये उपजाऊ है या नहीं है। हमारे यहाँ क्या होगा, आपको पता ही है कि ये सड़क के कितनी नजदीक है या ये शहर के कितनी नजदीक है। तो हम उपजाऊ शक्ति पे नहीं जाते हैं, हमारी कीमत कुछ और है। तो और एक्चुअली कीमत क्या है कि अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, आपका पीएच मान ठीक है, नमक की मात्रा कम है, पोषक तत्वों की उपलब्धता ज्यादा है, तो वो जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। पर मृदा की जब एक बार जांच हो चुकी होती है तो उसकी दोबारा जांच कब होगी, इसका कैसे पता चलेगा? हाँ, हमें हर 3 साल में एक बार जरूर करवानी है। और और मृदा स्वास्थ्य के सैंपल, और हो सके तो हर साल करवाओ ना, क्या इतना बड़ा काम है ये। बाकी काम भी तो हम करते हैं, पर एटलीस्ट 3 साल के बाद जरूर करवाएं। मृदा स्वास्थ्य के सैंपल लेने का सही तरीका क्या है? बताया नहीं मैंने, कितना दोबारा बताऊं क्या? देखिए 4 कोने और एक बीच में आपने वी आकार का खड्डा मारना है। प्रेजेंटेशन दोबारा दिखाएं क्या? सर आप वो वाली समझा स्लाइड आप दीजिए। दिखा सकते हो डॉक्टर साहब। एक मिनट रुकिए। बेसिकली डॉक्टर साहब ऐसे ही बता दो, या वो एक स्लाइड अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि कि देखिए उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया जाता ना। तो अब ये देखिए, ये मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ, ये देखो, शो माय स्क्रीन। ओके, हाँ देखिए, मिट्टी का नमूना लेने के ढंग। मिट्टी में जो है वी आकार का खड्डा मारना है आपने, 4 कोने और एक बीच में पांचवा जो है, और इसको मिलाकर जो है आपने एक नमूना तैयार करना है। और ध्यान ये रहे कि नमूना जो है ना खालों में या खेत के ढेर, खाद के ढेर के, या सड़क हो या खलियान हो या पेड़ लगा हुआ हो, या कई बार जो है ना हम घास फूस जला देते हैं या बरसात हो रही होती है, तब जो है ना हम सैंपल लेते हैं। तो ऐसे हालात में आपने नहीं लेना है। ये नेक्स्ट नहीं होगा। हाँ, ये देखो, ये बिल्कुल क्लियर फोटो है। वी आकार का खड्डा मार लिया और साइड से जमीन को खुरचा है, और उसके बाद जो है इसके आधार पर जो है ना हम मतलब सिफारिशें करेंगे। ये सॉइल हेल्थ कार्ड है। ये हमारा पुराना है, नया दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा नया इसको, ये जो पुराने वाला हम 40 साल से दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब इसको थोड़ा अपडेट कर दिया भाई आपने, जो है ना इसका पूरा जो है ना विवरण दे दिया। तो ये इस तरह के डिपार्टमेंट ने
सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिए हैं और उसमें पूरा किसान का नाम, किला नंबर और ग्रिड पॉइंट भी बना दिए हैं उन्होंने। तो एक अच्छी जानकारी है, इसको आप बनवाएं। और खास तौर पे जो मैं तो कहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरीज या पीछे अच्छे संस्थान जो आईसीआर के संस्थान है, जैसे CSSRI है, बहुत अच्छा सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम है वहाँ, तो आप वहाँ से करवाएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर इसी से संबंधित एक और सवाल है मृदा सैंपल से। एक किसान है, उनकी आधी जमीन में टिब्बे हैं और आधी समतल है, तो उन्हें क्या दो अलग अलग सैंपल लेने होंगे या एक ही सैंपल से काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल एक सैंपल नहीं होगा, बल्कि हर खेत का अलग अलग सैंपल होना चाहिए। अच्छा, ये बात नहीं मैंने मेंशन की, टिब्बों की स्थिति अलग है, वहां जो है आपका न्यूट्रिएंट का लॉस ज्यादा है, पानी के साथ न्यूट्रिएंट बह रहे हैं। और जब जहां हमारा समतल है वहां पानी नहीं बहाव करता उसको, तो अलग अलग स्थिति है। बल्कि हर खेत का मतलब हर एकड़ का सैंपल अलग अलग लेना है आप। ठीक है। ठीक है सर। और सर जिस जमीन में नहर का पानी नहीं लगता है और केवल बारिश का पानी या ट्यूबवेल्स का पानी लगाया जाता है, तो वहां पर क्या ढांचा खेती की जा सकती है? डैचा तो कहीं भी हो जाएगा। डैचा एक इतनी अच्छा बीज है कि बस पानी है वहां थोड़ा सा, तो आपने बीज डाल दिया, बहुत अच्छा उग जाता है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है। और आपको इसको कोई जमीन में नहीं डालने की जरूरत नहीं। इवन हाँ, जमीन में डालकर अगर आप केरा कर दें, पूरा कर दें तो ठीक है। ये ढैंचा तो ऐसा ऐसा फसल है, आप कहीं भी डालोगे तो ये हो जाएगा। मूंग में समस्या आती है। सर आजकल मिट्टी में दीमक की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसका किस तरह से उपाय किया जा सकता है? मिट्टी में दीमक के लिए क्लोरीपाइरीफॉस डालो। तो जो दवाइयां हैं मिट्टी दीमक की, वो डालने से दीमक का कंट्रोल होगा। दूसरा ये है कि जो मैंने बताया, दीमक क्रॉप रेजिड्यू से भी आता है। तो या जैसे गोबर की खाद है, आपने डाली है, वो सड़ी गली नहीं है, तो तब भी दीमक। तो सेल्यूलोज को क्या है कि फिर उसमें आपने रेजिड्यू को इकट्ठा करके और एक तरफ कर दें और उसका खाद बनाएं। नहीं तो स्टबल अगर ज्यादा रह जाते हैं तो कई बार दीमक आ जाता है उसमें। सर हमारा आज का आखिरी सवाल है बस कि धान की बाली जो है वो सफेद हो रही है, तो इसका क्या कारण है? पोटाश हो रहा है क्या? वो देखिए, वो उसके कई कारण हैं। जमीन में जो है सोखा तो नहीं आ गया, और इस तरह की जो समस्याएं हैं इसमें एक पर्टिकुलरली आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जो ये सिम्टम देखने पर ही पता लगेगा। सफेद की बालियां कई कई कारण हो सकते हैं उसमें, तो वो जब तक सिम्टम नहीं दिखाएंगे ना, मैं उसको नहीं कुछ बता पाऊंगा। सिम्टम बता दे के मुझे फोटो देकर हम जो है ना उसको डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी में उसमें टेस्ट करके फिर बताएंगे भी क्या है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि अगर उनके और भी कोई सवाल हैं किसी भी तरह के, तो जैसा हमारे बब्बर साहब ने बताया है कि आप किसान धन ऐप पे जाकर के अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। और इसी तरह से अगर बैंकिंग संबंधी भी आपके कोई भी सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं सेशन को अमित त्यागी सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक्स मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अरोड़ा, एक बहुत अच्छा लंबा सेशन, बहुत एक ज्ञानवर्धक सेशन रहा, जहां हमारे किसान भाइयों को एक बहुत ही जरूरी जानकारी मिली और बहुत अच्छे से जानकारी मिली, जो कि
बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए, बहुत सारे प्रश्न जो आए, अलग अलग वैरायटी के, कुछ काफी क्वेश्चंस रिलेटेड आए, काफी प्रश्न ऐसे भी आए जो इस प्रेजेंटेशन से अलग थे, आपने उनका भी बहुत अच्छे से, बहुत एक्सपर्ट आंसर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा, और सभी किसान भाइयों से इस वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे एग्री नेशनल हेड, बिजनेस हेड श्री राजेंद्र बब्बर जी का, जिन्होंने अपना टाइम हमें लगाया इस वेबिनार के लिए। साथ ही मिस्टर अरुण मेनेदिरत्ता का, एंड जो हमारे साथ संजीव कौशिक हैं और अंकित सूद ब्रांच बैंकिंग से जो जुड़े हैं उनका, अमित गोयल और योगेश शर्मा जी जो हमारे साथ हैं, मनीष जिन्होंने क्वेश्चंस को लिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों से जो कि किसान धन ऐप के बारे में हमने बताया, ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और कोई और अगर आपकी जानकारी है या कुछ आज भी कुछ प्रश्न ऐसे रहे हैं जो प्रश्न पूरे रूप से उत्तर नहीं हो पाए हैं, तो इनमें से जो भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड थे, वो प्रश्न अगर अभी उत्तर नहीं हो पाए हैं और हमारे पास और भी कोई प्रश्न आते हैं, तो अगर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आते हैं तो हम अपनी टीम से उनका भी आपके पास डॉक्टर साहब से टाइम लेके वो प्रश्न का भी आपको यथोचित उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एंड सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you all of you.